लोग, हाउ आर यू? पहले एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, आप कौन सी क्लास में हैं? आप बताइए बेटिया, कौन सी क्लास में हैं? क्या परस्यू कर रहे हैं? अच्छा, ये से वेरी नाइस। आप बताइए बेटा, किसमें आप? मास्टर्स ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर। वेरी नाइस। ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सोशियोलॉजी, लेकिन मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था। इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। बेटा आप कौन से में हैं? अच्छा, बैचलर ऑफ। आप किस में हैं? कोई बता दें। हाँ, कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं? तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं, सारे ग्रेजुएट। बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों से मिलने इसलिए आया कि एक तो डिजिटल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, इंडिया डिजिटल लिटरेसी की ओर बढ़ता जा रहा है। अब लिटरेसी के मायने बदल चुके हैं। पहले तो होता था लिखना पढ़ना आ जाए तो दैट वाज लिटरेसी, बट अब आज की तारीख में जब तक आपको डिजिटली, जब तक आप साउंड नहीं है, जब तक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अब ध्यान नहीं जा रहा है, जब तक आपका डाटा साइंसेस की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, जब तक आपको कंप्यूटर्स का अच्छा ज्ञान नहीं है, तो थोड़ी सी आने वाले समय में दिक्कतें रहेंगी। इसलिए बच्चों को अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा प्रयास रहा है कि जितने स्कूल्स हैं वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरीज होनी चाहिए, वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए। जैसा आपने देखा, मैंने अब तक सरोजनी नगर और लखनऊ के 20-25 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश कराई। तो मैम आपकी इतनी अच्छी हैं, इतना ज़्यादा आप लोगों का ख्याल रखती हैं आपकी टीचर्स की, आपकी इच्छा थी कि यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस लगनी चाहिए, तो मैंने कहा ये भी शुरू होना चाहिए। तो स्मार्ट पैनल भी आप लोगों के लिए आ गया। इंटरेक्टिव स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पुराने टाइम में तो टीचर बोल रही थी, एक चीज आप लोग सुन रहे थे, इट यूज्ड टू बी वन वे कम्युनिकेशन। अब इंटरेक्टिव में तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अगर ग्रेट कैनन की बात हो रही तो उसकी आप फोटो देख सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वहीं पे आके चीज को देख रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। तो मेरा तो आज 15 मिनट का प्रेजेंटेशन यही था कि बहुत अच्छा एग्जाम है, थोड़ा सा टफ एग्जाम है, लेकिन इसको ये आ गया। सिविल सर्विसेज का जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में है। आप लोगों को एग्जाम देना चाहिए। आप ही लोगों की तरह के बच्चे एग्जाम में निकलते हैं। और मेरे लिए तो बेटियों के लिए बहुत विशेष वो है, मेरी मदर 1963 में उन्होंने MA किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, 1963 में। और उनका बड़ा फोकस था कि बेटियों को पढ़ाना है, तो उसका नतीजा ये हुआ। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। सबसे बड़े भाई जो है मेरे, वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स थे। तो बीच में दोनों बहनें हैं। बड़ी वाली बहन भी IAS में थी, दूसरी वाली बहन जो है वो भी IAS में, इस टाइम कमिश्नर इनकम टैक्स है। बड़ी वाली ने रिजाइन करके वकालत कर रही है, बॉम्बे की टॉप लॉयर है। तो सारे बच्चे जो एक बार पढ़ना शुरू करते हैं, सिविल सर्विसेज देना शुरू करते हैं, तो आप इतनी मेहनत करते हैं, आपका हो जाता है। यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड। आपको सिर्फ फोकस्ड होना है, कंटिन्यूअस एफर्ट करना है। और एग्जाम टफ है, इसलिए टफनेस का मैं बता रहा हूँ। इंडिया का ये जो है UPSC जो है वर्ल्ड के 3rd टफेस्ट एग्जाम्स में माना गया है। माना इसलिए गया है क्योंकि बहुत लोग देते हैं, लगभग 13 लाख 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और लास्ट में सिलेक्शन 1000 लोगों का होता है। बट देयर इज नथिंग ग्रेट। आप देखिए, एक ही घर में हम लोग 2 भाई 2 बहन थे, चारों लोग सिविल सर्विसेज में आए। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि विच इज नॉट अचीवेबल। इट इज वेरी मच अचीवेबल। और आप ही लोग जितनी मेहनत करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, और जितना आप उससे स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको 16 घंटे पढ़ना है, कोई कहते कि 15 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू कंसंट्रेट, और उसी की हम लोग आगे बातें करते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। टारगेट UPSC सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले सोना नहीं छोड़ना है, 8 घंटा जरूर सबको सोना है। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप फिट नहीं रहेंगे, फिटनेस के लिए मैम ने जैसा कहा ओपन जिम भी मैं यहाँ दिला दूंगा आप लोगों को, इस हफ्ते में स्टार्टिंग। फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 7
7-8 घंटा पढ़ना विद कंसंट्रेशन. सो यू हैव टू बी फिजिकली वेरी फिट कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहे. और ये भी मैं नहीं मना कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जरूर रहना चाहिए. जो आदमी अलूफ हो जाता है वो उतना अच्छा कंसंट्रेशन नहीं रहता, अवेयरनेस भी उसकी उतनी नहीं रहती. सो यू हैव टू बी सोशली ऑल्सो एक्टिव, बट ये नहीं है कि बहुत एक्सेस यूज करना है. और सिविल सर्विसेज का अभी तो आप लोगों के पास टाइम है, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं 3 साल आपके पास है. 3 साल बहुत अच्छा टाइम है, बहुत आराम से पढ़िए और बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा. 45 से 50 मिनट अखबार पढ़ने का टाइम है. हिंदी में कोई आप अखबार ले रहे हैं तो आप हिंदी में जागरण या भास्कर कोई भी ले लें. इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, दोनों बहुत अच्छे अखबार हैं. अगर आप एक अखबार को 45 से 50 मिनट पढ़ते हैं, उसका एडिटोरियल पढ़ते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिविल सर्विसेज में, अब आप लोग प्लीज बैठ जाए, आप लोग परेशान ना हो, प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए. हाँ, प्लीज फील एट होम. बहुत ईजी. कोई मेरा तो ये है कि आप लोग को एक प्रेजेंटेशन देना, थोड़ा सा एक आप लोग का ओरिएंटेशन आना चाहिए कि थिंग्स आर अचीवेबल. अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आगे की स्लाइड में आपको मिलेंगे, कैसे कैसे बच्चे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं. कोई इट इज नथिंग आउट ऑफ द मून, कोई ऐसी चीज नहीं कोई बाहर से आ रहा हो, सब आप ही के बीच से आते हैं. और जिनका कंसंट्रेशन है और जिनकी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई हमें ये चीज करनी है. देन यू ट्राई, देन यू गिव इन योर बेस्ट. और बाकी इट इज डेस्टिनी, भगवान ने जो लिखा है उससे बेटर होता है. आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए, मैं रचना मैम से यही कह रहा था और इनसे कि बच्चे अंत में कितने एनलाइटेंड हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट यू आर सच एन अवेयर सिटीजन, एंड अवेयर सिटीजन इज एन एसेट टू द सोसाइटी. तो आप सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, इतनी चीजें आप पढ़ते हैं. यू आर वन ऑफ द मोस्ट अवेयर सिटीजन इन द कंट्री, और अवेयर सिटीजन ही कंट्री का एसेट होता है. सो यू आर एन एसेट टू द कंट्री. इसलिए सिविल सर्विसेज की पढ़ाई मेरा मानना है जरूर करनी चाहिए. जिन लोगों में इच्छा हो बच्चों में जरूर करनी. इसीलिए इंजीनियर भी सिविल सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर्स भी देते हैं, आर्ट्स वाले भी देते हैं, कॉमर्स की बेटी है वो भी देते, एवरीबडी गिव्स. पेरेंट्स जानते हैं कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी बच्चा करेगा, एट द एंड ऑफ द डे उसको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिलेगी, एंड वो अंत में एक बहुत ही अवेयर सिटीजन रहेगा. उसकी नॉलेज लेवल जो है पार एक्सीलेंस रहेगी. इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ. एंड गिव टाइम टू योर फैमिली. किसी और पढ़ाई, मैंने कहा पहले 4-5 घंटा, अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, 3 to 4 to 5 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है. सब्जेक्ट्स की आगे हम बात करेंगे, बुक्स भी मैं कुछ लाया हूं. जस्ट स्टार्ट रीडिंग देम. अच्छा, शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटी. पॉलिटी मीन्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई. कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई तो वैसे ही हर बच्चे को करनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन आपको एम्पावर करता है. इट इज वन डॉक्यूमेंट विच गिव्स यू पावर. आपको जितनी कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होगी उतना ज्यादा आप अपने राइट्स के बारे में, कंट्री की फंक्शनिंग के बारे में, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में यू आर अवेयर. तो जरूर सबसे पहले शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन से कीजिए, पॉलिटी से कीजिए. और सबसे इंटरेस्टिंग भी रहता है, डे टू डे आप अखबार पढ़ेंगे, आज आप देखेंगे सरकार गिर रही है तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ लागू होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं आई तो गवर्नर की क्या पावर्स हैं, केंद्र में मेजोरिटी नहीं आई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है. सो यू आर वेरी इन्वॉल्व. तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज की आप पढ़ाई शुरू करें तो स्टार्ट विद पॉलिटी. पॉलिटी के सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो कौन सी किताबें हैं, मैं किताबों की भी बात करूंगा. उसके साथ में इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स कुछ थोड़ा सा ड्राई लगता है लोगों को, बट बड़ा रेलिवेंट है. आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अखबार जब मैं कह रहा हूँ 45 से 50 मिनट अखबार आप पढ़ेंगे तो उसमें एक इकोनॉमी का पेज रहता है. स्टेट में, कंट्री में क्या हो रहा है, तो इन्फ्लेशन कितना है पता होना चाहिए, क्या आपका मार्केट कैसे चल रहा है थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स का क्या कर रही है कंट्री, इंपोर्ट्स का क्या हो रहा है, पेट्रोलियम का, मतलब यू विल हैव एन आइडिया. वो इकोनॉमी वाला पेज जो है उसको थोड़ी देर टाइम देना चाहिए, 10 मिनट, तो आपको कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पता रहेगा. पर कैपिटा इनकम कितनी, आपके लिए भी इंटरेस्ट का है, आपके लिए भी इंटरेस्ट का है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है. इंडिया इज बेसिकली अ रूरल कंट्री. हमारी 60% आज भी आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. सो व्हाट आर दे डूइंग, क्या क्रॉप्स हो रही. सो यू विल हैव एन आइडिया. अखबार पढ़ना, पॉलिटी से शुरुआत करना और इकोनॉमी, ये दोनों चीज इसलिए कह रहा हूँ, दोनों डे टू डे लाइफ की हैं. आप अगर जैसे आज भी बैठे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए अवेयरनेस के लिए कि आज क्या हो रहा है इंडिया में, आज कौन सी सरकार में क्या चल रहा है,
कौन से गवर्नमेंट कहाँ पे फॉर्म हो रही है, क्या उसके रूल्स हैं, गवर्नर क्या कर रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, कौन से नए एक्ट्स आ रहे हैं। आज ही मैं मोदी जी का एक्ट देख रहा था, नकल रोकने के लिए। आज ही आप देखिए 10 साल की सजा करी उन्होंने। कितना अच्छा काम किया। ना नकल होगी, ना कोई OMR शीट के साथ टैंपर करेगा। हम लोग को एक बार ताली बजानी चाहिए। के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो होता था कि साहब एग्जाम दिया आप लोगों ने, लेकिन रिजल्ट आ रहा है तो पता चला कहीं एक गांव के ही लोग सेलेक्ट हो गए, एक कास्ट के ही लोग सेलेक्ट हो गए। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पता चला स्टेट को, हाई कोर्ट को हटाना पड़ा, या कहीं CBI मुकदमा लिख रही है। सो नाउ दीज थिंग्स विल गो डाउन। अब एक जब स्पेसिफिक एक्ट आ गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अब आप लोग एनलाइटेंड सिटीजन हैं, इन ग्रेजुएशन में है, कि एक्ट कैसे बनता है, कैसे बिल आता है पार्लियामेंट में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन में बिल का प्रोविजन है, कैसे प्रेसिडेंशियल असेंट मिलता है किस सेक्शन में। सो यू आर एन अवेयर सिटीजन कि भाई आपसे रिलेटेड इशू का बिल आया, 10 साल की सजा दी गई है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, 1 करोड़ तक का फाइन आज किया है, तो कैसे बिल बना। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले टाइम में जरूर पढ़िएगा, या आज जाके जरूर पढ़िएगा कि बिल का प्रोसीजर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल कैसे आता है, कैसे वो लॉ बनता है, कैसे पार्लियामेंट में डिबेट होता है, कैसे लोअर हाउस में कितने दिन रहता है, अपर हाउस में राज्यसभा में कितनी देर रहता है, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास कितने दिन में असेंट हो जाता है। यू ऑल मस्ट नो। ये बड़ी जनरल चीजें हैं, लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। मतलब ये आज खाली कंपटीशन के लिए नहीं है, पॉलिटी इज थ्रू आउट लाइफ। यू आर, जैसा मैंने कहा, यू विल बी एन वेरी अवेयर पर्सन। पॉलिटी इकोनॉमिक्स के बाद जो है थोड़ा सा आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी एग्जाम आपको देना है तो आपको उसके क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए। ये जो जनरल स्टडीज का एग्जाम हो चुका है सिविल सर्विसेज, इसमें कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। आप 6 से 12 तक की NCERT बुक्स अगर आप पढ़ लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी इंपॉर्टेंस पे भी आऊंगा। 6 से 12 तक यदि आप NCERT बुक्स में थोरो हैं, इस एग्जाम को आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि NCERT का एक तो कंटेंट बड़ा स्टैंडर्डाइज रहता है और फैक्चुअल रहता है, कोई गलती नहीं रहती है। तो वन मस्ट फोकस ऑन NCERT। इसका मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन की कॉपी मैम दे दूंगा, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। वैसे हम भी कुछ कॉपीज लाए होंगे। तो इकोनॉमी और क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आपको अभी मैं वेबसाइट्स का भी डिटेल इस मेरे पास है, मैं दे दूंगा। तो आप लोग जब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को टेस्ट करना। नहीं तो आप सोचिए मुझको बहुत आता है, आदमी में एक फीलिंग आ जाती है, मैंने भाई पूरी किताब पढ़ ली, जो भी किताब है, देखिए किस चीज की किताब है, मॉडर्न इंडिया, आपने पढ़ ली, आपको लगा मुझे सब आता है। नहीं, जब इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, चाहे बैंक्स का दे रहे हो, चाहे SSC दे रहे हो, यू हैव टू उन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको अपनी नॉलेज को असेस करना है। वंस यू आर डन विद द रीडिंग, फिर आप असेस कीजिए, फिर उसके बाद रिवाइज कीजिए, देन यू विल बी अवेयर कि हम लोग कहाँ पे हैं। इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स के बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। NCERT तो बेसलाइन है, कुछ और बुक्स हैं जो मैं लाया हूँ जो UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। देन रीड ज्योग्राफी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जितना मैं आपको टाइम बता रहा हूँ लगभग 5-6 महीने का है। आप 5-6 महीने यदि ग्रेजुएशन टाइम में आपने एक बार तैयारी कर ली तो आपको आगे वही रिवीजन करना है। जब भी आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, यू विल डू वेरी वेल। एनवायरमेंट एंड साइंस, ये भी लगभग 1.5 महीना लगता है, इसकी भी किताबें हैं, वो भी मैं लेके आया हूँ। यू विल हैव एन आइडिया कि क्या पढ़ना है। ऑनलाइन टेस्ट जो मैं बात कर रहा था, ऑनलाइन टेस्ट, बहुत फ्री ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट्स हैं, उसका डिटेल मैं दे दूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं, कोई एक मैगजीन पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिनिमम बुक्स एंड मैक्सिमम रिविजन। आपको बहुत ढेर सारी किताबें नहीं लेनी है। आप जाएंगे कहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, अभ्युदय कोचिंग का भी मैम बता रही थी, बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छे से उसको अटेंड कर रहे हैं, दे आर टीचिंग ऑल्सो वेरी वेल। तो बट फोकस ही रहना चाहिए कि मिनिमम बुक्स रहें। बुक्स जो भी आपने किताब ले ली, आपने जैसे पतली सी किताब है, आप देखिए इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पतली सी किताब है, आपने इस किताब को पढ़ा तो बट इसका रिवीजन होना चाहिए। यू डोंट नीड टू कि आप 10 किताबें इंटरनल सिक्योरिटी पे पढ़ें, 4-5 सवाल आएंगे इंटरनल सिक्योरिटी पे,
बट अगर आपने एक भी किताब को ठीक से 2-3 बार पढ़ रखा है, उस क्वेश्चन के अगल बगल का भी कोई क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप कैसे अपना बेस्ट उस पर दें। और डिस्कशन तो फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ ज़रूर होना चाहिए। आधा घंटा 40 मिनट अखबार पढ़िए और आधा घंटा 40 मिनट जो है करंट अफेयर्स। ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। आप सवेरे अखबार ज़रूर पढ़िए, दिन में किसी भी टाइम करंट अफेयर्स की कोई एक किताब ले लीजिए, कोई एक मैगजीन ले लीजिए, CSR की ले लीजिए, कुछ किताबें मैं भी लाया, बाय एनी जो आपको ठीक लगे उसका ज़रूर पढ़ना चाहिए। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। अब ये किताबें हैं कुछ NCERT की, तो 6 से 12 तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। आपकी जनरल नॉलेज, आपकी अवेयरनेस आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, यू विल डेवलप एन इंटरेस्ट। आप एकदम से सीनियर किताबें पढ़ने लगिए, सीरियस किताबें, तो वो आपका मन नहीं लगेगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। बट इफ़ यू हैव गॉन थ्रू NCERT तो आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। फिर इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत, वो मेरे पास किताबें मैं सब लाया। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय JC लियोंग, एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बाय अशोक कुमार, एंड एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इन सबके जितने हैं तो आई हैव गॉट, मैं इसके सेट्स आपकी लाइब्रेरी के लिए दे दूंगा एंड यू विल हैव दीज ऑल दीज सेट्स फॉर योर लाइब्रेरी। अभी मैं भी लाया हूँ कुछ सेट्स। और ये पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत की किताब, ये जरूर आप लोग पढ़िए, यू ऑल मस्ट रीड इट। मैं इसकी कॉपीज यहाँ अवेलेबल करा दूंगा आपकी लाइब्रेरी को, जरूर उसको पढ़िए। एंड द मोर यू रीड पॉलिटी, जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम क्या रहता है? प्रिलिमिनरी रहता है। UPSC का प्रिलिमिनरी सबसे टफ रहता है। अब लगभग 15 लाख 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 8 से 10 लाख अपियर करते हैं, 10,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। दैट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी की तैयारी बहुत करनी पड़ती है। प्रिलिमिनरी की तैयारी यही NCERT, अखबार और करंट अफेयर्स, यही 3 चीज़ें आपको तैयार करेंगी। मेंस एग्जामिनेशन रिटन है और जनरल स्टडीज़ का, उसकी आगे बात करेंगे। देन फाइनली कम्स द पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है UPSC का। और प्रिलिमिनरी में जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर्स हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसका पैटर्न जो लोग दे रहे हैं उन लोगों को आइडिया होगा। अदरवाइज यू मस्ट सी, क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, प्रीलिम्स के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेंस में बैठने का अवसर मिलेगा। और आज की डेट में प्रीलिम्स बहुत टफ हो चुका है। पहले प्रीलिम्स आसान होता था, नाउ प्रीलिम्स इज वेरी टफ। तो प्रीलिम्स की तैयारी आपको 2-3 साल ये बहुत इजी एटमॉस्फेयर में जब आप करेंगे, आधा घंटा अखबार पढ़ेंगे रोज, आधा घंटा रोज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आप 2-3 साल में आप तैयार हो चुके होंगे मेंटली कि आपको प्रीलिम्स देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी, छोटे छोटे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं उनको देना पड़ेगा। देन कम्स मेन में क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, 2 तो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, इंग्लिश का एक कंपल्सरी है और एक इंडियन लैंग्वेज का। इसके नंबर जुड़ते नहीं है बट दे आर जस्ट टू बी क्वालिफाइड। और मेरिट के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे राइटिंग आप लोगों को सीखनी चाहिए। और ऐसे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे के टॉपिक्स। ऐसे के टॉपिक्स आप लोग अगर अभी से नहीं देखेंगे, अब मैंने निखिल आपको टॉपिक्स दिए थे शायद पिछली बार जो एग्जाम में टॉपिक्स आए थे, तो ऐसे टॉपिक्स है, मैं क्या टॉपिक पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग उस पर सोचिए कि आपको अगर ऐसे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप। पिछली बार का टॉपिक सुनिए आप, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। इस पे 1200 वर्ड लिखने हैं, तो आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। इट इज नॉट अ वेरी, हाँ मतलब जैसे एक और टॉपिक आया है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल हो। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। मतलब ये टॉपिक को समझना पड़ेगा। आप ही की तरह बच्चे देते हैं, मतलब वो UPSC देने वाले, मैं फिर कह रहा हूँ सब आप ही की तरह बच्चे होते हैं। बट जो लोग इस चीज से पहले अवेयर हो जाते हैं, तो अब आप जो अगले 2-3 साल पढ़ाई करेंगे, आप आज जाके क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई UPSC में कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप जब इस तरह की चीज अखबार में भी पढ़ेंगे, आधे इसमें अखबारों में कोट्स के रूप में आते हैं
ये जो टॉपिक्स हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठाएंगे, कोट ऑफ द डे में पता चलेगा वही कोट आपको ऐसे का टॉपिक मिला हुआ है। सो वंस यू रीड अ न्यूज़पेपर, कोई भी आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कोट्स आ रहे हैं, वही कोट्स को आपको पता चलेगा कि वो ऐसे का टॉपिक है जिसपे आपको 1000 वर्ड लिखना है। अभी तो आज तो मैं पूछने में ज्यादा आप लोगों से नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा अभी कि बताइए इस पे लिखेंगे क्या, मतलब बी रेडी टू आंसर दैट आल्सो, कि मतलब टॉपिक बता दिया तो आप इसमें लिखेंगे क्या। अब देखिए क्या टॉपिक है, यहाँ साइंस के बच्चे भी होंगे, नहीं, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजंस, गणित ज्ञान का संगीत है। इस पे आपको 1000 वर्ड लिखना है, गणित ज्ञान का संगीत है। मतलब सोचिए क्या, मतलब यू हैव टू अडॉप्ट, आपको अपने माइंड को उस तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें आपको जब अखबारों में दिखें, कोट्स दिखें, तो आप उस पर कैसे आप उसमें अटेम्प्ट करेंगे। और जिस एग्जाम को आप मानिए 10 लाख बच्चे मेंस में तो 10,000 देते हैं, बट वो 10,000 सब बराबर रहते हैं। जब 10 लाख से छट के 10,000 आते हैं तो वो 10,000 सब बराबर रहते हैं। इट इज ओनली ए क्वेश्चन कि कौन आदमी कितना शार्पली उस क्वेश्चन को जवाब दे रहा है, कौन के दिमाग में उस टाइम जल्दी से उस चीज के बारे में एक विजन आ गया है, और कौन उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे 10,000 बच्चों में कोई बहुत फर्क नहीं रहता। जब एक बार मेंस का एग्जाम देने जाते हैं, सब बराबर एक मार्क्स पे 30-30, 40-40 बच्चों की रैंक्स रहती हैं। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अभी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, हो सकता है 2 मिनट बाद आप उसको आंसर आपको स्ट्राइक करे। तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि लगातार आपको कोई चीज आए, आपको स्ट्राइक करे। तो लगभग 2025 मार्क्स का मेंस रहता है, और इंटरव्यू जोड़ के इंटरव्यू 275 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू के लिए एक दिन अलग से बात करेंगे, बात मेरी कम समझे, और एक दिन मैं कुछ लोग रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स उनको लाऊंगा जो कि बोर्ड में रहते हैं, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि इंटरव्यू के लिए भी हमें क्या देखना है। NCERT की जो मैं बात कर रहा था, व्हाई आई वाज टॉकिंग ऑफ NCERT, NCERT से आप UPSC में फायदा मिलेगा, JEE में, सब जगह आपको CA इंटरमीडिएट नीट दे रहे होंगे, SSC, रेलवेज, CTET, स्टेट बेस्ड टीचर्स एग्जाम्स, क्लैट, TES, सारों में आपको NCERT किताबें पढ़ने से फायदा मिलेगा। सो NCERT को पढ़ना मस्ट है। NCERT का मैं पेन ड्राइव पे सब्सक्रिप्शन यहाँ दे दूंगा, तो आप लोग पेन ड्राइव शेयर भी कर सकते हैं, आपकी डिजिटल लाइब्रेरी में भी रहेगा। 6 से 12 की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NCERT, इतने एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो आप NCERT जरूर पढ़िए। NCERT यदि आप दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका मैंने वो भी ब्रेकअप भी आपको दिया है कि कहाँ कितने क्वेश्चंस आते हैं। UPSC के प्रीलिम्स में कितने आ रहे हैं, UPSC के मेंस में कितने आ रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस में क्या आ रहा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT का सारे क्वेश्चंस आप मतलब काफी क्वेश्चंस आप आंसर करने की स्थिति में। NCERT है क्या, 6 से 12 तक की बेसिक नॉलेज। इट इज नथिंग वेरी ग्रेट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है, बहुत फ्लुएंट लैंग्वेज में है। NCERT आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोग हैं, ग्रेजुएशन में एक आध क्वेश्चन आंसर का भी जवाब हो जाए। अब एक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड। कहाँ पे इंक्लूडेड है इसमें, कोई बताएगा? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए, वेरी नाइस। एक टैबलेट मुझे दें। सेकंड बताइए, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर ऑल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल पीस। हाँ, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। नहीं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल, विद द कंसेंट से होगा। majority of the states। सर, इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए स्टेट की कंसेंट नहीं होती है। हाँ, इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए, ठीक है, दैट्स व्हाई। वेरी नाइस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, डेमोक्रेसी superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women, the methods for strengthening executive leadership, a superior individual with dynamism and vision, abandon option A, option intelligence and character of ordinary men। आपका भी यही है? हैं? ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपको जरा हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखिए। हाँ, which of the अच्छा, ये बताइए, ये विद रेफरेंस टू हिस्ट्री इंडिया, ये बताइए, भावभूति, हस्तिमाला एंड क्षेमेश्वर वर फेमस।
नो Right. B. Option B. है? Option B. किसने भी बोला? चलिए वेरी नाइस। आप भी जरा क्यों ला रहे हो? आप आइए, प्लीज आप आइए। आपने पहला क्वेश्चन बताया था, ठीक है? वेरी नाइस। आप भी आइए। This was another very intelligent answer. और very nice. अच्छा, अब इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आप लोग को मालूम है? यस सर बताइए, पहले का बताइए। नहीं, सर गलत। सर लेफ्ट से अब तो एक बार गलत बता दिया, सीधे के ऊपर। अब ये बताइए, दूसरा बताइए। हाँ, ये भी होगा। Yes, sir. ठीक है, वेरी नाइस। आइए आप आइए। आपको क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, वेरी नाइस। देखिए कितना अवेयर बच्चे हैं। मैं खाली अवेयरनेस दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ अवेयर द चिल्ड्रन आर। वेरी नाइस। ऑल द बेस्ट अंजलि, बहुत अच्छा कर रहे हैं। Very nice. रेगुलर स्टूडेंट है अभ्युदय की। नहीं नहीं, दैट डूइंग वेरी वेल। देखिए अच्छी चीज है। अब देखिए, मैंने कहा कैसे बच्चे आते हैं। अभी और भी क्वेश्चन पूछूंगा, आई एम कमिंग बैक। अभी थोड़ा सा देखिए कैसे बच्चे आते हैं। जो मैं कह रहा था ना कि आप ही लोगों के बीच से कहीं से, मतलब वेरी कॉमन है। कुलदीप द्विवेदी, इनके फादर सिक्योरिटी गार्ड थे। श्वेता अग्रवाल आईएएस में आई, इनके फादर जो है ग्रोसरी की दुकान। ये देखिए बेंजोजेफिन 100% ब्लाइंड कैंडिडेट इंडियन फॉरेन सर्विस में। अजीत कुमार यादव आईसाइट लूज हो गई और उसके बाद यूपीएससी 2008 में आए और 208 रैंक में। यू सी, अंसार अहमद शेख, इनके फादर ऑटो ड्राइवर थे, 21 साल की उम्र में आ गए, 361st रैंक आई। नीरेश राजपूत के फादर टेलर थे, मतलब भिंड डिस्ट्रिक्ट के। कैसे बच्चे, मतलब इट इज अ वेरी ओपन एग्जाम, वेरी फेयर एग्जाम, वेरी ओपन एग्जाम। यू आर, आप लोग बहुत लकी जनरेशन है कि योगी मोदी ऐसे लीडर्स हैं आपके पास, जहाँ एग्जाम्स फेयर है, जहाँ पे एग्जाम्स में कोई पक्षपात नहीं। सो यू ऑल हैव अपॉर्चुनिटीज। आप लोग इतने लकी हैं। पहले किताबें नहीं मिलती थी, पहले आदमी कैसे पढ़े, कहाँ, मतलब बेटियों को तो स्पेशली दिक्कत आती थी, कहाँ जाए खरीदने, पेरेंट्स भी कभी नहीं अलाउ करते थे, क्यों टाइम वेस्ट करोगे। आज कंप्यूटर, डिजिटल लाइब्रेरी की एज है, डिजिटल एजुकेशन की एज है। मैम ने इतनी अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी सब आपके एस्टेब्लिश, जो भी चाहिए नेट पे जाइए, तुरंत से उसको डाउनलोड कर लीजिए, वट एवर मटीरियल यू वांट। इट इज ओनली आपकी इच्छा शक्ति कि कितनी आप में इच्छा शक्ति है, कैसे आप अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ आप जाना चाहते हैं। ये बच्चे जो आए हैं, देखिए ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, ये देखिए आंख भी नहीं है, ग्रोसरी दुकान वाले की बेटी है, सिक्योरिटी गार्ड का। इस तरह के रोज एग्जाम्पल्स रहते हैं, मतलब इस तरह का। बेटियों का तो आज ही मैं देख रहा था, पीसीएसजे का रिजल्ट आया, आज ही आया। टॉप 20 में 8 बेटियां हैं। एक बार उनके लिए भी ताली बजाई। सर्विसेज में टॉप 20 में कल रात में रिजल्ट आया, मैं देख रहा था, टॉप 20 में 8 बेटियां हैं। हाउ प्राउड, उनके पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। तो आप लोगों को भी, मतलब देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। थोड़ी सी फोकस की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज पढ़िए, डीप अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसके डेप्थ में जाइए, जो भी लिखा हुआ है किताब में उसको ध्यान से पढ़िए। उसकी डेप्थ में, सतही नॉलेज नहीं आवश्यक है कि आपने वो लाइन याद कर ली, दैट इज नॉट नीडेड। यू शुड अंडरस्टैंड इट। वो लैंग्वेज बदल सकती है आपके आंसर में, बट योर अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी गुड। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग और सोल्यूशन ओरिएंटेड की। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, यू हैव टू थिंक इन दैट वे। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बट थिंकिंग हैज टू बी इन अ वे कि आपको अगर इसका प्रॉब्लम आई तो सोल्यूशन क्या देंगे। तो यू हैव टू स्टडी इन दैट वे। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, कंस्ट्रेंट है टाइम और स्पेस का। अब आज की डेट में 10 लाख 12 लाख बच्चे जो दे रहे हैं, सबके पास यही 2-3 साल है। एवरीबडी हैज दिस मच टाइम, सबके पास यही किताबें अवेलेबल हैं। जो किताबें मैं बोल रहा हूँ, दे आर द बुक्स व्हिच आर अवेलेबल टू एवरीवन। नाउ इट इज योर फोकस, कंसंट्रेशन, और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप अपना टाइम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा घंटा यदि आप रेगुलरली आप अखबार पढ़ रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप रेगुलरली जनरल स्टडीज रोज पढ़ रहे हैं, आप सब्जेक्ट में जो बाकी है
3 से 4 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल। अभी आपके पास टाइम बहुत है, बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 21 साल से शुरू होता है अटेम्प्ट, 28-29 तक देते हैं, यू हैव टाइम। अगर अभी से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, अदरवाइज वही ये चीज लिमिटेड है। 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 10-12 लाख अपियर करते हैं, सबके पास इतना ही समय है। सो यू हैव टू, टाइम मैनेजमेंट हैज टू बी द बेस्ट अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट हर इंडिविजुअल का होता है, किसी कोई दूर रह रहा है शहर से, उसको शहर आने में टाइम लगता है, हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम। कोई शहर में रह रहा है लेकिन उसको कहीं और काम करना है, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट आपको अपना करना है, फोकस आपको अपना पहले सेट करना है, एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टाइम मैनेजमेंट। बुक्स यही है, बुक्स बहुत सिंपल है, कोर्सेज बहुत सिंपल है, 10वीं 12वीं से ज्यादा की कोई स्टडी मटेरियल में आता नहीं, बट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो मैंने कही, सिलेबस इज वास्ट and unpredictable. Strategy should consist on focusing on your strength and revising your notes. जो मैंने पहले भी कहा था, minimum books, maximum revision. क्या कहा था मैंने? सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आपको कोई किताब दे तो आपको फिर पता होना चाहिए इस किताब के इस पेज में कहाँ क्या लिखा हुआ है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमको फिर बाद में किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई बोलता था चैप्टर पेज और उसमें कहाँ लिखा है कि हम लोग को मालूम रहता था। तो रिवीजन का यही फायदा होता है कि यू हैव टू रिवाइज इट। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, सर रिवीजन के बेस्ट वे बताइए सर। अभी बताएंगे, आपको बताएंगे लास्ट में, आई विल डेफिनेटली टेल यू। यूपीपीएससीएस का इसी तरह आपका यूपीएससी का था, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आज ही मैं देख रहा था, वो भी टफ हो गया। 5,75,000 लोगों ने, भी मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि 5,75,000 लोगों ने अप्लाई किया है उसके लिए आज, इट वाज लाइक, और वैकेंसीज बहुत कम है, वैकेंसीज 220 वैकेंसी हैं, और तो इसलिए इट्स अ टफ एग्जाम, और इसका एग्जाम की डेट भी आ जा रही है 14 मार्च वगैरह। सो एग्जाम इज टफ, यू हैव टू, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो खैर आप लोग को आगे देना है, सो बी रेडी। और इसमें भी पैटर्न दोनों का सबसे अच्छा ये योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कर दिया है कि अब दोनों का पैटर्न करीब करीब सिमिलर हो गया है। पहले यूपीपीएससी का पैटर्न अलग था, यूपीएससी का अलग था, बच्चों को डिफरेंट पढ़ना पड़ता था। नाउ स्टडी मटेरियल इज सेम, एग्जाम का करीब करीब पैटर्न वही है, तो थोड़े से मार्क्स का डिफरेंस है कि किसके सब्जेक्ट में जीएस में क्या है, तो उसकी आप लोग तैयारी करें, बहुत अच्छा है। डिजिटल लिटरेसी, जैसे मैं कह रहा था, डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैनल्स वगैरह मैं क्यों दे रहा था स्कूल्स में, ताकि बच्चे दे बिकम अवेयर व्हाट इज अ इंटरैक्टिव क्लास, डिजिटल लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना शुरू हो गया, वर्ल्ड वाइड 8.5 करोड़ जॉब्स को रिप्लेस करेगी, लेकिन नई तरह की जॉब्स क्रिएट करेगी। तो नई तरह की जॉब्स में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, डाटा साइंटिस्ट है, डाटा एनालिस्ट है, मतलब इतनी तरह की आएंगी, तो यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ। डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स एंड, और जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल रही है, तो 2045 में ये प्रेडिक्शन है। पहले तो लोग कहते थे कि चेस तो कंप्यूटर आदमी को कैसे हराएगा, लेकिन गैरी कैस्परोव वर्ल्ड चैंपियन को डीप ब्लू ने हरा दिया 2000 से पहले। फिर लोग कहते थे वियरेबल टेक्नोलॉजी क्या होती है, एप्पल की वॉच आ गई है, आप कहीं घूमते रहिए, आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ वाइटल्स मॉनिटर करती रहेगी। लास्ट वीक आप लोगों ने पढ़ा, एलन मस्क ने न्यूरालिंक माइंड में चिप भी इम्प्लांट कर दिया। तो 2045 तक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीन आ जाएंगी, दे विल बी इंटेलिजेंट मशीन्स। एक टेस्ट होता है ट्यूरिंग टेस्ट, कि आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे यदि आप उस मशीन से बात कर रहे हैं फोन पे कि वो मशीन है कि आदमी है। दे विल बी क्लियरिंग द ट्यूरिंग टेस्ट। तो आप लोग का आने वाला टाइम बहुत टफ टाइम रहेगा। हम लोगों के फेज में अलग तरह के, हम लोग के फेज में चैलेंजेस थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस थे, स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे। जब देश आज़ाद हुआ था तब मात्र जो है कितनी 50 यूनिवर्सिटीज थी, आज हिंदुस्तान में लगभग 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। yes, तो पहले जो है 1.25 लाख कॉलेजेस थे, प्राइमरी स्कूल, आज 15 लाख से ज्यादा है, 7000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस खाली इधर आपके नॉर्दर्न इंडिया में है। तो नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटीज। पहले जो है डिफरेंट टाइप की, बट आने वाले टाइम में अब जो जॉब्स जैसे चेंज हो रही हैं, जैसे आपका कंपटीशन, इंटेलिजेंट मशीन्स, आपको आदमी कोई क्यों रखे इफ देयर इज एन इंटेलिजेंट मशीन टू डू द वर्क।
आप लोग कभी एक फ्यूचरिस्ट है रे कुर्ज़वेल, उसका भी मैं दूंगा, कभी पढ़िएगा एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स इज कमिंग। यू मस्ट नो कि 2045 तक क्या होने जा रहा है। माइंड में जब चिप इम्प्लांट हो गई, वेरिएबल टेक्नोलॉजी आ गई और कंप्यूटर्स जो है आदमी को चेस में हरा दे रहा है। सो यू सी वे आर वी प्रोग्रेसिंग, हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। सो आपको उतनी तेजी से अडॉप्ट करना है, दैट इज द चैलेंज व्हाट यू आर फेसिंग, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच प्रेजेंट जनरेशन इज फेसिंग। आप लोगों की जानकारी हम लोगों से अच्छी भी है, डिजिटल जानकारी, कंप्यूटर्स की जानकारी, इसको आपको डेली अपडेट करना है। तो मैं तो जहां भी जाता हूं जरूर बच्चों से कहता हूं कि डिजिटल लिटरेसी को जरूर बढ़ाइए। मतलब आने वाले टाइम में ऑफिसेस सारे पेपरलेस होंगे, स्टोरेज सारा iCloud पे होने वाला है, सारा ट्रांजैक्शन डाटा का आपके इंटरनेट पे होने वाला है। फिजिकल हॉस्पिटल जाना है तो भी बुकिंग पहले हो जाएगी, टिकट्स रिजर्वेशन वैसे ही डिजिटल हो चुके हैं। तो व्हाटएवर यू आर डूइंग, शॉपिंग सारी ऑनलाइन होने लगी है। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग इज गोइंग टू बी डिजिटल। तो आप लोग को डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा जीबी इंडियंस का डाटा 19.5 अभी बढ़ता हुआ, अभी भी सबसे ज्यादा डाटा हम वर्ल्ड का आज भी कंज्यूम कर रहे हैं और ये बढ़ के 2028 में 62 GB पर पर्सन हो जाएगा। तो अब सोचिए क्या कितना डिजिटलाइजेशन आ चुका होगा। एवरीथिंग वुड बी डिजिटल, ये किताब विताब ये सारी चीजें दे वुड बी अ थिंग ऑफ द पास्ट, यू विल हैव टू बी डिजिटल। इसके बाद कुछ यूजफुल लिंक्स हैं जो प्रिपरेशन के लिए, एनसीईआरटी बुक्स कहाँ है, गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस कहाँ है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कहाँ है, आर्ट एंड कल्चर के क्या है, करंट अफेयर्स के पीआईबी, ये वेबसाइट्स का है, मैं डिटेल दे भी दूंगा आप लोग को। प्रेजेंटेशन एंड कुछ हार्ड कॉपीज लेके लाए हैं जो भी है डिस्ट्रीब्यूटेड, लाए हो तो दिखा दो। सम मोर लिंक्स फॉर प्रिपरेशन, जो बाकी कुछ और लिंक्स जो है इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की है। ये जो मैं लिंक्स दे रहा हूँ इसमें कोई वो नहीं लगना, आप लोग अवेयर होने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको देखिए और एक बार 1-2 महीना जब आप लोग पढ़ लें तो मेरा मानना है जरूर से क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अब चलिए एक आध थोड़ी देर और बोर हो गए तो एक आध क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस क्वेश्चन का जवाब देता है? चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसी एक आध कर दीजिए, जिसको आ जाए किसी का हाथ उठा ले, किसी एक का बताइए। एक करके बेटा। हाँ 2, चलिए बताइए कौन से क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? ये वाला है, वेरी नाइस। इसमें 8 ऐड कर देंगे तो डॉक्टरेट, एलिनेट, फैब्रिकेट, कंसेंट्रेट, वेरी नाइस। प्लीज कर। और किसी ने देखा इसका? हाँ बताइए। सेकंड क्वेश्चन ये बताइए है। अच्छा बताइए कैसे आएगा? नहीं गलत है आपका, 747 नहीं होगा, ये 749 होगा। क्यों होगा? 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, और ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर 49 होगा, तो 749 होगा। आइए चलिए, वेरी नाइस। तो आप लोग को मैं इसलिए दे रहा था, इतनी देर में सब सवाल हो जाने चाहिए। ये मेंसा के क्वेश्चन है जिसको वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम्स कहा जाता है, ये उसके छोटे छोटे स्निपेट्स हैं, सब 10th लेवल के हैं, दे आर ओनली 10th लेवल क्वेश्चंस। तो मैं इसलिए क्वेश्चंस पूछ रहा था कि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाइए। क्यों मैम, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अच्छा, आज आप लोग के लिए मैं एनसीईआरटी की कुछ बुक्स लाया हूँ, कुछ जनरल स्टडीज की बुक्स लाया हूँ, कुछ इको फ्रेंडली बैग्स। कहाँ गया हुआ? ये जो हमारे तारा शक्ति केंद्र जो आप लोग चल रहा है, देखिए ये बेटियां और महिलाएं ये बैग्स बना रही हैं, अपने आप पैसा कमा रही हैं अपने लिए। सो आई हैव गॉट दीज एज गिफ्ट फॉर यू, जरूर घर ले जाइएगा। और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए कपड़े के बैग्स हैं। थैंक यू सो मच। आप ये मैम भी ये बैग्स बनवा रही हैं यहाँ पे, सो बिग नाउ। वोटर्स भी कितने हो गए हैं आप लोग? सारी पार्टियों का मैनिफेस्टो पढ़िएगा। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं आप लोग, और उसके बाद जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया हो जरूर पढ़िएगा। अच्छा, एक उसने उसका जवाब दे दो। रिवीजन देखो हम लोग कैसे करते थे। फर्स्ट राउंड जब ये किताब पढ़ते थे, पहले राउंड जब पढ़ते थे
जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी उसको अंडरलाइन करते चले गए। सेकेंड राउंड जब किताब पढ़ा, जो चीज़ अंडरलाइन करी तो उसमें जो फर्दर इंपॉर्टेंट लगी उसको पेन लिया, पेन से अंडरलाइन किया। सेकेंड राउंड करने के बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहले राउंड में कभी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए जाते। पहले राउंड में तो जो आपको अच्छा लगे, अपनी ओरिजिनलिटी देखनी चाहिए कि आपने किसी चीज़ को कैसे पढ़ा और आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा। सेकेंड राउंड में जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी आपको, उसको आपने दूसरी तरह से हाईलाइट किया। यदि आपने ब्लू पेन से किया तो दूसरे को आपने रेड पेन से कर लिया। फिर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। क्वेश्चंस के बाद जब नहीं आया, बट दैट टाइम आपको ये पता चल जाएगा वो चीज़ कहाँ पे है। 2 बार ये किताब पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो मैं तो सर्कल मार देता था क्वेश्चन के आंसर के बाद। देन यू रिवाइज इट 3 times and you are done with the book. Thank you.